वर्ष 1962 अक्सा चीन बॉर्डर पर भारतीय फौज तैनात थी। अक्टूबर के महीने में सामान्य दिन की तरह फौज अपनी ड्यूटी पर थी, परंतु चीन की फौज ने अचानक से भारतीय आउटपोस्ट को घेरकर भारतीय फौज पर हमला किया। भारतीय फौज ने पूरा प्रयास किया, परंतु 10 गुना से ज्यादा संख्या वाली चीन की फौज ने धोखे से इंटरनेशनल गाइडलाइंस के धज्जियां उड़ाकर भारतीय आउटपोस्ट पर कब्जा कर लिया। अब सवाल यह उठता है कि चीन ऐसे कैसे भारत की धरती पर प्रवेश कर सकता था? ऐसे कैसे वह भारतीय वीर सैनिकों को परास्त कर सके? इस प्रश्न का उत्तर है इंटेलिजेंस का अभाव। चीनी सैनिकों ने रातों रात घुसपैठ की योजना नहीं बनाई, बल्कि कई दिनों तक गुप्त तरीके से पेट्रोलिंग की और भारतीय सैनिकों के पोजीशंस का पता लगाया। दूसरी तरफ भारत की जानकारी एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो नेटवर्क बाहरी देशों से जुड़ा न था। इंटेलिजेंस की कमी ने भारत को इस युद्ध में परास्त करवाया। दुखी बात यह थी कि युद्ध के गंभीर परिणाम के बावजूद हमारे भारत के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन निंद्रावस्था में थे और इस भूल पर नजर नहीं दौड़ा। रही बात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, तो वे इस भूल को स्वीकारे, परंतु कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। फिर आया वर्ष 1965। पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए कश्मीर में प्रवेश कर भारतीय सेना पर आक्रमण किया, परंतु चीन से मिली शिकस्त के बाद भारतीय सेना ने बहुत सीखा और दुगने प्रहार से पाकिस्तान फौज को खदेड़कर उन्हीं के घर में घुसकर मारा। प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार द्वारा दिए गए ऑर्डर्स पर भारतीय सेना ने लाहौर में घुसकर पाकिस्तानी फौज को हराया। उस वक्त भारतीय सेना प्रमुख जनरल जयंतो नाथ चौधरी ने पाकिस्तानी फौज की घुसपैठी का कारण इंटेलिजेंस की कमी बताई। 3 साल में 2 युद्ध भारत ने देखा, जिसकी वजह नागरिकों की सुरक्षा एवं विश्वास पर भारी असर पड़ा। आने वाले समय में युद्ध का स्तर भयानक होना तय था। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए भारतीय सरकार ने एक ऐसे इंटेलिजेंस एजेंसी का निर्माण किया जिसका काम होने वाला था विदेशी धरती पर हो रहे भारत के खिलाफ षड्यंत्र को रोकना। आखिर कौन सी एजेंसी होगी वो, जिस पर देश की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी? इस सवाल के जवाब पर RNAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जन्म हुआ। क्या RNAW आने वाले समय में देश की सुरक्षा के कार्य पर खरी उतर पाएगी? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। वर्ष 1968 भारतीय राजनीति में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद भारत देश का नेतृत्व एक महिला के हाथों में जा पहुंचा। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ने भारत के डिफेंस स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू किया। भारत के अंदर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रही थी और वक्त आ चुका था देश को बाहरी खतरों से बचाने का। इस काम को अंजाम पहुंचाने में सामने आए आईबी के डेप्यूटी डायरेक्टर रामेश्वर नाथ काव। सर RN काव ने कुछ ही दिनों में इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस की रचना के लिए ब्लूप्रिंट तैयार की। प्रधानमंत्री ने इस ब्लूप्रिंट पर सहमति जताई और इसी से रचना हुई भारत के फॉरेन इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस की, जिसका नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सर RN काव को RNAW के चीफ पोजीशन पर नियुक्त किया गया। RNAW में 250 कर्मचारियों के नियुक्त के साथ 20 लाख रुपए का एनुअल बजट तय हुआ। इन सब के बाद वर्ष आया 1971। जी हां, इस वर्ष को आप याद रख लें, क्योंकि इसी वर्ष से RNAW का सूर्योदय हुआ, जिसे पूरे विश्व ने देखा। भारत 2 पाकिस्तान से घिरा था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान, यानी बंगाली मुस्लिम बहुल आज का बांग्लादेश। उन दिनों बांग्लादेश में बंगालियों पर हो रहे भेदभाव एवं अत्याचार पाकिस्तानी फौज द्वारा बढ़ता जा रहा था। नरसंहार एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की वजह से लाखों बंगालियों ने भारत में शरण लिया। बंगालियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत ने पाकिस्तान से लड़ने का मन बना लिया और फिर शुरू हुआ युद्ध का भयानक खूनी खेल 1971 इंडो पाक वॉर। इस युद्ध में RNAW ने महत्व की भूमिका निभाई। RNAW के जासूस ISI और पाकिस्तानी फौज के प्लान्स का पता लगाकर काउंटर प्लान बनाते।
बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी को घुसकर हथियार सप्लाई करके पाकिस्तानी फौज को कमजोर किया। परिणाम सभी के सामने आ गया और वह था पाकिस्तान की हार और 93,000 पाकिस्तानी फौज का आत्मसमर्पण। मात्र 3 साल में RNAW इतना आगे चली गई कि पाकिस्तान चाइना के षड्यंत्र को मात देकर भारत को युद्ध जिता दिया। भारत की इस जीत का भारी खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। सोचिए, जब RNAW की शुरुआत इतनी अच्छी थी तो फिर बुरा वक्त कैसे आया और कौन सा वो समय था जिसने RNAW के काले अध्याय को जन्म दिया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके मिलेंगे और तब आपको पता चलेगा कि एस्पियोनाज के शतरंज में RNAW का दुश्मन खुद भारतीय राजनेता थे। 25 जून 1975 जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे भारत पर इमरजेंसी का काला धब्बा थोपा। इंदिरा गांधी को तख्ता पलट का खतरा सामने लगा था और यही वजह थी आपातकालीन का लागू होना। इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी पर यूथ कांग्रेस वर्कर्स द्वारा सरकारी जगहों से लेकर सामान्य जनता के संसाधनों पर अराजकता फैलाने के कई मामले सामने आए। बड़े से बड़े विपक्षी दल के नेताओं से लेकर पत्रकारों को जबरन जेल में ले जाया गया। पूरे देश में जैसे तानाशाही का नंगा नाच होने लगा। इन सब के बीच RNAW पर संगीन आरोप लगे। उन पर विपक्ष के फोन टैप से लेकर पूरी तरह से देश के अंदरूनी मामलों पर हस्तक्षेप के आरोप लगे। RNAW चीफ RN काओ को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे झूठे दलीलों से RNAW को कैसे बचाया जाए। इस पूरे आपातकालीन का ठेकरा RNAW पर बेवजह फोड़ा गया। वर्ष 1977 आया जब भारत के जनरल इलेक्शन के 542 सीटों में 295 सीट में विजय प्राप्त करने के बाद जनता पार्टी के मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई, जिसे आपातकालीन के समय 25 जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक जेल में रखा गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोरारजी देसाई ने एक दिन RN काओ को साउथ ब्लॉक PMO में मीटिंग के लिए बुलाया। RN काओ वहां आ पहुंचे और सेक्रेटरी ऑफिस में अंदर प्रवेश किया। वहां एक आदमी RN काओ को घूरने लगा और हमला करने का प्रयास भी किया। RN काओ को हत्यारा कहने के साथ अब शब्द कहने लगा। RN काओ वहां से बच निकले और मोरारजी देसाई के ऑफिस जा पहुंचे। मोरारजी देसाई और RN काओ की मीटिंग हुई। मोरारजी देसाई ने RN काओ के ऊपर आपातकालीन के समय की गई गतिविधियों पर इंक्वायरी करने की मांग की। RN काओ ने RNAW के बचाव में कहा कि वह तैयार है इंक्वायरी के लिए, परंतु RNAW आपातकालीन के समय कोई गलत कामों में सम्मिलित नहीं थी। जाते जाते RN काओ ने ऑफिस के बाहर हमला करने वाले आदमी की शिकायत की, परंतु मोरारजी देसाई ने उस वक्त बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। RN काओ को होम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह से मिलने को कहा गया। अपने अनुभव कथन में RN काओ ने कहा कि मोरारजी देसाई के उस रवैये ने उनके मन को भारी आघात पहुंचाया। RN काओ उसके बाद गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह से मिलने गए। चौधरी चरण सिंह का रवैया खूब खराब था। वह RN काओ को खरी खोटी सुनाने लगे। वे लगातार एक ही बात कर रहे थे कि RNAW पर इंक्वायरी हो। चौधरी चरण सिंह ने इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई जिसे लीड करने वाले थे महाराष्ट्र कैडर के IPS ऑफिसर SP सिंह, जो चौधरी चरण सिंह के दामाद थे। RN काओ समझ गए कि मोरारजी देसाई बेमतलब RNAW से बदला लेना चाहते थे। कुछ वक्त बाद RN काओ रिटायर हो चुके और उनकी जगह RNAW की कमान संभालने की जिम्मेदारी के शंकरन नायर को मिली। के शंकरन नायर, जो एक निडर और सीधी बात करने वाले बोल्ड ऑफिसर थे, परंतु उनका स्वागत बड़ी खराब तरह से हुआ। मोरारजी देसाई ने उनसे वही सवाल पूछा जो RN काओ से पूछा था। के शंकरन नायर ने साफ साफ बताया कि RNAW का आपातकालीन के समय किसी भी गलत काम से लेना देना नहीं था। मोरारजी देसाई द्वारा RNAW को आदेश दिया गया कि वे फॉरेन सॉइल पर चल रहे सारे कोवर्ट ऑपरेशंस को बंद कर दे विद इमीडिएट इफेक्ट। मिस्टर के नायर ने इस बात को मानने से साफ साफ मना कर दिया। वे प्रधानमंत्री को समझाने लगे कि ऐसा फैसला ना ले, क्योंकि इससे RNAW की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न उठेगा और तो और दुश्मन की गलत गतिविधियों को रोकने में नाकामयाब हो जाएंगे, जिसका सीधा असर भारत और भारत की सुरक्षा पर होगा। मोरारजी देसाई एक ऐसे अहंकारी और कमजोर प्रधानमंत्री थे जो देश की सुरक्षा को ताक पर रख दिया ताकि अपना बदला पूरा कर सके।
आरएनएडब्ल्यू चीफ के शंकरन नायर को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया। आरएनएडब्ल्यू का एनुअल बजट 40% कम कर दिया गया। मोरारजी देसाई ने इस कदर के शंकरन नायर को मानसिक प्रताड़ित किया कि गुस्से में आकर वे मोरारजी देसाई को अपना इस्तीफा दे दिए। सोचिए क्या गुजरी होगी के शंकरन नायर पर, जिन्होंने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना खून पसीना एक करके देश के लिए सब कुछ त्याग दिया, उनके साथ इतने बुरी तरह से बर्ताव किया गया। आरएनएडब्ल्यू पर मोरारजी देसाई के अत्याचार यही नहीं थमे। बजट के साथ आधे कर्मचारियों को आरएनएडब्ल्यू से बर्खास्त कर दिया गया था। यह तो अभी शुरुआत थी, आगे इससे भी बुरा होना बाकी था, जिसे सुनकर शायद आप सभी भारतवासियों का खून खौल उठेगा। 18 मई 1974 पोखरण की धरती पर भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की सफलता ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी। पाकिस्तान मिलिट्री को हर हाल में न्यूक्लियर की जरूरत पड़ी। उस वक्त नीदरलैंड में यूरेनको कंपनी के यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट में एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान काम कर रहा था। वह नौकरी के नाम पर अब्दुल कादिर खान किसी और काम को अंजाम दे रहा था। अब्दुल कादिर खान यह किरदार को समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। अब्दुल कादिर खान का जन्म वर्ष 1936 मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। उनके पिता गफूर खान एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। गफूर खान के 7 बच्चे थे, जिसमें से अब्दुल कादिर खान सबसे छोटा था। गफूर खान एक कट्टर इस्लामी था। उन्होंने मुस्लिम लीग पार्टी में कार्यकर्ता के हैसियत से काम किया। लाखों मुसलमानों की तरह वे भी इस्लामिक देश की मांग कर रहे थे। वर्ष 1947 भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिसमें हिंदू सिख का पाकिस्तान में कत्लेआम हुआ। इसी जवाब में भारत के अंदर हिंसा की आग जली। गफूर खान परिवार के साथ पाकिस्तान जा पहुंचे। विभाजन के समय अब्दुल खान की आयु 11 साल की थी। अपने पिता के विरासत में अब्दुल कादिर खान को कट्टरता मिली। साल 2007 में लेखक डॉगलस फ्रेंड्स द्वारा लिखी गई किताब द न्यूक्लियर जिहादिस्ट में बताया गया था कि अब्दुल कादिर खान अपने पिता की तरह हिंदुओं से ज्यादा नफरत करता था। नीदरलैंड के यूरेनको में काम कर रहे अब्दुल कादिर खान जानता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है और उसे सेंट्रीफ्यूज के जरिए एनरिच किया जाता है। अब्दुल कादिर खान यूरेनको में काम करने के बहाने सेंट्रीफ्यूजेस बनाने का ब्लूप्रिंट चोरी करने के फिराक में थे। न्यूक्लियर बनाने के लिए वह जरूरी डॉक्यूमेंट्स की चोरी करने में कामयाब हुए। अगस्त 1974 पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पत्र भेजा गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाने की इच्छा जताई। पत्र पाकर जुल्फिकार अली भुट्टो को अब्दुल कादिर खान के बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से इस बारे में बात की। वे अब्दुल कादिर खान पर सिक्योरिटी चेक करना चाहता था, ताकि पता चल सके कि आदमी सच में काम का है या नहीं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एक टीम अब्दुल कादिर से मिलने सीक्रेटली अलमेलो के लिए रवाना हुई। उस टीम को लीड कर रहे थे बशीरुद्दीन महमूद। टीम को अब्दुल कादिर पर भरोसा हुआ और उनका इस्लामाबाद में जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलने को कहा। अब्दुल कादिर खान ने जरूरी डॉक्यूमेंट्स और न्यूक्लियर बनाने के लिए जरूरी कंपोनेंट्स को इलीगली खरीद लिया। उसकी चोरी पकड़ी जाती उससे पहले ही रातों रात वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। अप्रैल 1976 अब्दुल ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ज्वाइन किया। पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन का काम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू हो गया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था प्रोजेक्ट 706। न्यूक्लियर प्लांट की जगह रखी गई थी पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित कहूटा पर। यह ऑपरेशन पूर्ण रूप से गुप्त रखा गया। दुनिया की नजरों से बचकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। पाकिस्तान में एक्टिवेट आरएनएडब्ल्यू के स्लीपर एजेंट्स को भनक लग गई कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन पर काम चल रहा था, क्योंकि बड़े से बड़े वैज्ञानिकों का आना जाना लगा रहता था। अब्दुल कादिर खान का नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में आने जाने से आरएनएडब्ल्यू का शक और भी ज्यादा बढ़ने लगा। आरएनएडब्ल्यू का अब मुख्य लक्ष्य बन चुका था पाकिस्तान में स्थित न्यूक्लियर फैसिलिटी को ढूंढ निकालना। पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेट बनना यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में स्थित एक यहूदी देश
इजराइल के लिए भी बड़ा खतरा था। पाकिस्तान और फिलिस्तीन का आपसी संबंध घनिष्ठ था। बड़े से बड़े इस्लामिक देश की कट्टरता दुश्मनी इजराइल से थी और उसमें से पाकिस्तान तो सबसे बड़ा। उस वक्त RNAW के थर्ड चीफ NF संतुक का साफ साफ निर्देश था कि कैसे भी करके न्यूक्लियर फैसिलिटी को इन्फिल्ट्रेट करना। वहीं दूसरी तरफ इजराइल से मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी भी इस काम में लग गई। 1977 में वो भी समय आया जब पाकिस्तान आर्मी चीफ मोहम्मद जिया उल हक ने प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया। ऐसी बातों पर चर्चा हर जगह पर होने लगी। रेडियो और न्यूज़पेपर पर पढ़ते हुए चाय की चुस्की लिए हेयर सैलून के बाहर बातचीत हो रही थी। सैलून के बाहर अपने बारी का इंतजार कर रहे लोग इस तख्ता पलट की बातों में लगे थे। दिन बीता और सैलून की लंबी कतारें अपना बाल कटवा कर चले गए। नाई भी दुकान साफ करके कटे बालों को डस्टबिन में रखकर अपनी दुकान बंद करके चला गया। कुछ देर बाद रात के अंधेरे में से कुछ लोग उस सैलून के पास आए और डस्टबिन में से कुछ बालों को अपने साथ लेकर चले गए। वह लोग RNAW के एजेंट्स थे। उन बालों के सैंपल्स को जांच में भेजा। जांच के बाद बालों में न्यूक्लियर रेडिएशंस के अंश पाए गए। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि कहूटा में पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। RNAW का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका था और वह था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट हासिल करना। RNAW की टीम लग चुकी थी अपने काम में। कहूटा न्यूक्लियर प्लांट के चप्पे चप्पे पर गौर किया और सफलता इस बार हाथ लगी। बड़ी मछली के रूप में RNAW के जाल में आया कहूटा न्यूक्लियर प्लांट का एक साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट RNAW को न्यूक्लियर प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट थमाने के लिए तैयार भी हो गया। उस साइंटिस्ट ने ब्लूप्रिंट की कीमत $10,000 बताई। फिर क्या, इस बात पर RNAW चीफ NF संतुक राजी हो गए। अब RNAW अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम की दूरी पर थी। RNAW की हाई नेटवर्क ने इस बार भी अपना दम दिखाया। साइंटिस्ट के साथ $10,000 डील के साथ RNAW अपने मिशन को सक्सेसफुली पूरा करने से सिर्फ एक कदम दूर थी। RNAW का एक रूल है कि जब कभी कोई बड़ी रकम की जरूरत हो तो उसे इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर एवं स्वीकृति की आवश्यकता होती है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए RNAW चीफ NK संतुक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिलने गए। मोरारजी देसाई को मिशन की सारी जानकारी देते हुए एक आशा की नजर से फंड की मंजूरी मांगी, परंतु मोरारजी देसाई ने साफ साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि यह पाकिस्तानी का आंतरिक मामला है, इसलिए RNAW को बीच में न आना चाहिए। वह यहां न रुके, उल्टा से कहने लगी कि RNAW को बंद कर देना चाहिए क्योंकि उनके वजह से भारत पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। NF संतुक ने समझाने का खूब प्रयास किया, परंतु भारत का दुर्भाग्य था कि उनके सामने एक कम अकल का प्रधानमंत्री था। मोरारजी देसाई ने बात काटते हुए RNAW चीफ को ऑफिस से बाहर चले जाने को कहा। RNAW के लिए तो जैसे सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मोरारजी देसाई सिर्फ यहां ही नहीं रुके, जनरल मोहम्मद जिया उल हक से फोन पर बात की और साथ ही साथ कहूटा में हो रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम का जिक्र करते हुए यह भी बताया कि RNAW के एजेंट्स इस मिशन को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान में रह रहे RNAW के नेटवर्क्स को बेशर्मी से जिया उल हक को बता दिया। इस फोन के बाद पाकिस्तान आर्मी ने RNAW के नेटवर्क का पता लगाया और एक एक कर सभी एजेंट्स को दर्दनाक मौत दी। RNAW के सारे नेटवर्क बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से RNAW 10 साल से भी ज्यादा पीछे चला गया। हमारे भारत देश का दुर्भाग्य था कि मोरारजी देसाई जैसे स्वार्थी, कायर एवं बदले की भावना रखने वाले आदमी को जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। बदले का स्तर इतना गिर गया कि अपने लोगों को मारने के लिए मोरारजी देसाई ने एक क्षण भी भय एवं शर्म न रखी। सोचिए उन RNAW ऑफिसर्स के बारे में जो परिवार को पीछे छोड़ मां भारती की सेवा में दुश्मन देश पाकिस्तान में गए। सोचकर भी दुख होता है उन परिवारों के बारे में जिनका कोई अपना दुश्मन के हाथों दर्दनाक मौत मारा गया हो। वो राजनेता कितना असफल और घटिया होगा जो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अपने देश के लोगों को मरवा दे।
जिस देश ने हमेशा भारत को चोट पहुंचाया, आम जनताओं को बोमों का निशाना बनाया, लाखों लोगों की हत्या की और हमारे वीर जवानों को वीर गति पहुंचाया, उस देश पाकिस्तान के साथ दोस्ती का सपना देख रहा था भारत का यह कायर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। भारत का इतिहास सदैव याद रखेगा इस राजद्रोह मोरारजी देसाई को। साल 1990 में पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को देश के सर्वोच्च पदक निशान पाकिस्तान के साथ सम्मानित किया। वर्ष 1981 भारत के प्रधानमंत्री पद पर पुनः नियुक्त हुई इंदिरा गांधी अब समझ चुकी थी कि भारत ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में अपनी सुरक्षा में क्या क्या खोया है। 1981 वही वर्ष है जब इजरायल एयरफोर्स ने इराक में घुसकर अपने दुश्मन के न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह किया। इंदिरा गांधी को इजरायल के दुश्मन द्वारा रचे षड्यंत्र के जाल को ध्वस्त करने का यह तकनीक पसंद आया। इसी तकनीक को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहूटा न्यूक्लियर रिएक्टर को ध्वस्त करने का मन बनाया। इस मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स को तैयार किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तैयारी समय के अनुसार अच्छे से की। समय तय हो चुका था और स्थान भी। गुजरात में स्थित जामनगर के एयरबेस से इंडियन फाइटर जेट्स टेक ऑफ करेगी, ऐसी योजना भी बन चुकी थी। इस पूरी प्रक्रिया की भनक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA को लगी। अमेरिका ने अपने डिप्लोमेटिक प्रेशर के जरिए भारत को इस मिलिट्री ऑपरेशन से रोक दिया। फिर वर्ष आया 1984। एक बार फिर कहूटा न्यूक्लियर रिएक्टर को ध्वस्त करने की योजना बनी, परंतु पाकिस्तान ने तब कहूटा की सुरक्षा 4 गुना ज्यादा कर दी। उसके बाद कहूटा पर कोई कार्यवाही भारत से न हो पाई। इसके बाद 30 मई 1998 पाकिस्तान दुनिया में न्यूक्लियर स्टेट की सूची में शामिल हो गया। ऑपरेशन कहूटा की शुरुआत अच्छी तो हुई, परंतु अंत दर्दनाक रहा। उन्नीस के बाद RNAW का असर ज्यादा घातक वाला न रहा, क्योंकि उनके सारे नेटवर्क पाकिस्तान में एक्सपोज हो चुके थे। मोरारजी देसाई द्वारा देशद्रोह ने RNAW को कई सालों पीछे छोड़ दिया। यह बात हम इस दावे के साथ कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अनगिनत हमले हुए। हमले जैसे इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, 1993 मुंबई ब्लास्ट, अक्षरधाम टेम्पल अटैक, 2008 हैदराबाद अटैक, दिल्ली अहमदाबाद ब्लास्ट, ताज होटल अटैक और भी अनगिनत हमले हुए। जब हम अपने चैनल में मोसाद के मिशंस डालते हैं तो आप में से कई मित्र कमेंट्स में लिखते हैं कि RNAW क्यों कुछ नहीं कर पाता या फिर उनकी क्षमताओं को कम आंकते हैं, परंतु इस बात को सत्य मानिए नहीं। RNAW को रेगुलेट देश के प्रधानमंत्री करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी प्रधानमंत्री नाकाम रहे, कोई सही रहा तो कोई गलत रहा। आज आपके प्रश्न और देश पर हो रहे आतंकी हमलों ने जागरूक किया और इसी से आपने 2014 में एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जिसने कदम रखते ही देश की ताकत को जन्म दिया, एक ऐसे भारत को जन्म दिया जिसने दुनिया को खुद के वजूद का एहसास दिलाया। दुश्मन देश पाकिस्तान ने 2016 में उरी और 2019 पुलवामा हमले से भारत के ताकत को चुनौती क्या दी कि भारत ने दुगने प्रहार से उन्हीं के गढ़ में घुसकर उन्हें मारा। उन 2 सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे RNAW का भी हाथ था। 2019 में जब 7 दशकों का काला धब्बा यानी आर्टिकल 370 और 35A जिसने कश्मीर को कलंकित किया, उसे धोकर ISI के मुंह पर करारा तमाचा इसी RNAW ने ही दिया। चीन और पाकिस्तान के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़ी भारतीय सेना को ताकत इसी RNAW ने दी। अपने शक्ति को दुगना कर दिया RNAW ने। 2014 के बाद दुश्मन देश के अंदर घुसना तो दूर, देखने से भी घबरा रहा है। जो कल श्रीनगर पर कब्जा करने की बात कर रहे थे, वो आज अपने जमीन को बचाने का सोच रहे हैं। कल जो शांति का पत्र पाकिस्तान को लिखता था, वही भारत आज गोलियों से उन्हें जवाब देता है। आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है उम्मीद की नजरों से। यह शक्ति दिलाई उस प्रधानमंत्री ने जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर देश को शक्तिशाली बनाने की शुरुआत की। वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यूनिफॉर्म में खड़ी सेना और बिना यूनिफॉर्म के देशभक्तों को भारत मां के लिए कुछ कर दिखाने का साहस दिया। हमारे देश के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी ने सही कहा
कि इस देश में देशभक्तों की कमी नहीं, बस जरूरी है उन तक पहुंचना और उन्हें तैयार करके देश के लिए कुछ कर दिखाने का साहस देना। मित्रों, आज भी हमें याद करना चाहिए भारत मां के उन वीर सपूतों को जो अपना परिवार छोड़ देश से बहुत दूर दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सत्य एवं साहस की खोज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।